बात हम करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेस्टर्न यूपी में बड़ी चुनावी रैली करने वाले हैं। आपको बता दें मेरठ में आज उनका बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को टारगेट कर रही है बीजेपी और उस पर कब्जा जमाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। आज मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी मंच पर साथ नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मेरठ में यानी वेस्टर्न यूपी को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ये रैली, जिसमें आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी मंच साझा करने वाले हैं। पीएम की रैली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। पंजाब की 6, ओडिशा की 3 सीटों पर नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। पंजाब के फरीदकोट से हंसराज हंस को टिकट दिया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से टिकट दिया गया, तो वहीं पटियाला से परनीत कौर बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। और आज सियासत का सुपर संडे, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज नई दिल्ली में इंडी गठबंधन की महारैली होने वाली है। जी हाँ, ये महारैली रामलीला मैदान में होगी। लोकतंत्र बचाओ महारैली का नाम इसे दिया गया है। आम आदमी पार्टी के कंधों पर आयोजन की जिम्मेदारी है। तैयारियां पहले से ही चल रही है। आज आम आदमी पार्टी जान फूंक डालेगी इस रैली को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, शरद पवार भी बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होंगे। उद्धव, अखिलेश और तेजस्वी भी इस रैली में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसे लेकर कई रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं। तो आप भी अगर आज संडे के दिन बाहर निकलने वाले हैं तो इस एडवाइजरी को एक बार जरूर देख लें। जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं, कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र के बचाने के लिए है। और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर। ये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली है। उनको भी मालूम है कि इंडी अलायंस सत्ता में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करें? कल 10 बजे यहां रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में मंच तैयार है, मैदान तैयार है, नेताओं की फहरिस्त तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दावा यहां तक कि इसी मंच से 400 पार या आर पार होगा। इंडी गठबंधन रैली के जरिए तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा बुलंद कर रहा है, तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचार छुपाओ रैली बता रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन इससे मोदी के खिलाफ माहौल बना पाएगा? क्या रामलीला मैदान की रैली चुनाव का मूड बदल देगी? क्या भ्रष्टाचार के आरोपी केजरीवाल के दाग रैली से धुल जाएंगे? क्या ये मोदी से हारने की हताशा में रैली हो रही है या फिर कुछ और है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आपको हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रविवार को इस रैली में कौन कौन से बड़े नेता आ सकते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सपा से अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीपीआई से डी राजा, टीएमसी से डेरेक ओ ब्रायन, सीपीआईएम से सीताराम येचूरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती रामलीला मैदान की रैली में आ सकती हैं। अली बाबा 40 चोर और ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन का एक नया स्वरूप है। और कितनी विडंबना की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी जो इन्हीं नेताओं का नाम ले लेकर कहते थे 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप में कि इन सभी लोगों को जेल में पहुंचाएंगे, इन सभी लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे। जिन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे, आज जब उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और कोर्ट राहत देने से इनकार करता है, तो उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार बचाने के लिए। चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के अंदर अलायंस नहीं हो पा रहा, ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ साथी जेल जा चुके हैं। शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहला मौका है जब इंडी गठबंधन का इतना बड़ा मजमा लग रहा है। नारा दिया जा रहा है कि तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और बिहार से इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, चिराग पासवान ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। खुद चिराग पासवान जो है वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो जमुई से उनके बहनोई अरुण भारती जो है चुनावी मैदान में होंगे। और साथ ही खगड़िया से राजेश वर्मा उम्मीदवार होंगे, वैशाली से वीणा देवी प्रत्याशी होंगी, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी चुनाव लड़ेंगी। पशुपति पारस ने भी ट्वीट किया, नहीं लड़ेंगे चुनाव, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी, जिसके बाद पशुपति पारस नाराज चल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी और माना जा रहा था कि एनडीए से साथ उनका छूट सकता है, लेकिन उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन एनडीए के ही साथ रहेंगे। चिराग पासवान ने 5 सीटों की मांग की थी और एलजेपी रामविलास पासवान को 5 सीटें दी गई है। हाजीपुर से खुद चुनावी मैदान में चिराग पासवान जो है वो उतरने वाले हैं। उनके बहनोई अरुण भारती जो है जमुई से चुनावी मैदान में होंगे। खगड़िया से राजेश वर्मा उम्मीदवार होंगे, वैशाली से वीणा देवी प्रत्याशी होंगी। यानी कि भारत रत्न की, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को मिलने जा रहा है। जी हाँ, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा इस साल 3 फरवरी को कर दी गई थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अवार्ड कब और कैसे बीजेपी के लौह पुरुष को दिया जाएगा। अगर काम बड़ा होगा तो सम्मान भी बड़ा मिलेगा। ये काम का ही इनाम है। बीजेपी के लिए ये बेहद खास मौका है। तारीख 31 मार्च 2024, वक्त सुबह 11:30 बजे, जगह लालकृष्ण आडवाणी का घर। पीएम के सियासी गुरु कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी को आज देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा और सामने होगा देश का प्रधान। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये कार्यक्रम उनके घर पर होगा, जहां खुद राष्ट्रपति मुर्मू उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजेंगी। तब पीएम मोदी खुद वहां मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के कई आला नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि वो लालकृष्ण आडवाणी ही हैं जिनकी अध्यक्षता में बीजेपी की सियासत स्पीड पकड़ी और सत्ता के सिंहासन तक पहुंची। राम मंदिर के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने के लिए रथ यात्रा निकाली थी। अटल सरकार में वो 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री बने। 2002 में उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। 2004 में वो लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता बने। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1987 को कराची में हुआ था। एक और सम्मान है, और ये जो सम्मान है वो मिला है टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन को। जी हाँ, विनीत जैन को ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें ये सम्मान भारतीय टेलीविजन न्यूज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। देखिए जरा।
देश की मीडिया संस्थानों में सबसे अलग और सबसे ज्यादा विश्वसनीय ग्रुप के तौर पर टाइम्स ग्रुप को एक बार फिर सम्मान मिला है। ये सम्मान दिया है एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स यानी ENBA की ओर से। टाइम्स ग्रुप के MD विनीत जैन को ENBA ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। Ladies and gentlemen, when I was inducted into the Times of India group, I had little idea that I would be presented with lifetime awards and similar honors. Because I've always believed in doing my very best, with no expectation of recognition at all. In fact, when Anurag told me about this award, I joked to him that it has come far too early. I have many miles to go. Work has been and will always be a passion for me. But thank you, Exchange for Media. I'm deeply humbled. I dedicate this award to our teams across the Times Group. विनीत जैन के नेतृत्व में टाइम्स ग्रुप के चैनल टाइम्स नाउ नवभारत, टाइम्स नाउ, ET नाउ, मिरर नाउ, ET नाउ स्वदेश ने भारत में न्यूज दिखाने का नया ट्रेंड सेट किया है। I feel blessed to have transformed what was only a newspaper and a magazine entity into a media conglomerate, spanning India's biggest companies across FM radio, internet, TV, outdoor media, and more. In fact, with major expansions in higher and executive education, the Times Group has become one of India's major conglomerates. Today, it is present not just in media, but in other knowledge areas as well. All along, I've always held one unshakable core belief: in a free, fair, independent, and strong media. We have to be strong to be free. I'm dedicated to strengthening our media industry and institutions in whatever way I can. Thank you. उन्होंने इस दौरान एक समाचार पत्र और मैगजीन के तौर पर जाने जाने वाले संस्थान को देश के सबसे बड़े मीडिया समूहों के तौर पर पहचान दिलाने में अपने बड़े भाई समीर जैन के सहयोग को भी सराहा। And would like to acknowledge the support of my elder brother, Mr. Sameer Jain, in my journey to expand and diversify the group. Having handled the day-to-day running of the group for the last several decades, including as its chief content architect, I have been fortunate to be able to successfully create #1 brands in every sector of the media. विनीत जैन के नेतृत्व में टाइम्स ग्रुप ने देश के #1 ब्रांड के तौर पर पहचान बनाई है। सिर्फ समाचारों के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन की फील्ड में भी टाइम्स ग्रुप महत्वपूर्ण संस्थानों में गिना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ के मशहूर PGI में आग का तांडव देखने को मिला है। आग दरअसल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बताया जा रहा है लगी। जी हाँ, आग पर काबू कैसे पाया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। अफरा तफरी मची है, चीख पुकार मची है, शीशे तोड़े जा रहे हैं, डॉक्टर्स इधर उधर भाग रहे हैं। तस्वीरें चंडीगढ़ के PGI अस्पताल की हैं, जहां आग लगने से हड़कंप मच गया। चंडीगढ़ PGI के एडवांस्ड कार्डियाक सेंटर में उस समय आग लग गई जब ऑपरेशन थिएटर में एक 75 साल की महिला मरीज की सर्जरी चल रही थी। आग लगते ही डॉक्टर्स के हाथ पांव फूल गए। मौके पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम इधर उधर मदद के लिए भागने लगी। डॉक्टर्स ने कार्डियाक सेंटर के शीशे तोड़कर धुआं बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरे सेंटर के अंदर माहौल बिगड़ गया था। आनन फानन में फायर फाइटर्स और पुलिस की टीम को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची टीम ने मरीज को तुरंत शिफ्ट किया। जानकारी के अनुसार कार्डियाक सेंटर की 4थी मंजिल पर स्थित ऑपरेशन थिएटर में आग लगी थी। तभी मरीज को साथ के ICU में शिफ्ट किया गया। PGI प्रशासन के मुताबिक आग पर काबू कुछ ही मिनटों में कर लिया गया था। आग लगने की वजह ऑपरेशन थिएटर में इलेक्ट्रिक सॉकेट में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर आपको बताएं, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी है, कितना नुकसान हुआ, आग पर काबू करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
आग बुझाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। आग की भयानक तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई हैं, जहां एक इंक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि उठ रही आग की लपटों को काफी दूर से ही देखा जा सकता था। इंदौर के पोलो ग्राउंड स्थित इंक फैक्ट्री यानी स्याही बनाने की फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही 3 फायर ब्रिगेड की टीम और निकटतम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखे इंक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक ड्रम भी आग की चपेट में आ गए, जिससे तेज धमाका हुआ और आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा था, जिसके चलते जानहानि नहीं हुई, वरना आग की लपटों को देखकर आप विनाश का अंदाजा लगा सकते हैं। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। दरअसल हिमाचल प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आपको भी शायद विश्वास ना हो, क्योंकि मार्च महीना खत्म होने के हो और अभी भी वहां ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो आश्चर्यचकित करती हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे शहर हैं जहां पर अभी भी भारी बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में क्या चेतावनी दी गई है वो भी देखिए। बर्फबारी हो रही है। मौसम ऐसा है जैसा जनवरी या फरवरी में होता है। मार्च भी खत्म हो गया है, लेकिन हिमाचल में कई जिलों में बर्फबारी अभी भी जारी है। बर्फबारी की ताज़ा तस्वीरें हिमाचल के चंबा की हैं, जहां मौसम ने करवट ली और ठंड का एहसास अभी भी जारी है। ये नज़ारा भी हिमाचल का ही है, जहां सब कुछ सफेद चादर से ढक चुका है। मार्च के महीने में बर्फ की कई फीट चादर जम चुकी है। स्थानीय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। लाहौल के ही क्योमो गांव में हालात देखिए। बर्फ की चादर में सब कुछ ढक चुका है। लाहौल जैसे ही हालात स्पीति के भी हैं, जहां भी नजर घुमाएंगे तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। हिमाचल के ऊपरी इलाकों का ये नज़ारा देखकर शायद आप ये भूल जाएं कि फिलहाल मार्च का महीना भी खत्म हो चुका है। हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी की वजह से हालात काफी खराब हैं। काजा में मकानों की छत पर भी बर्फ की मोटी चादर है। लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हिमाचल के सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस मनाली में भी इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि सड़कों से लेकर घरों और गाड़ियां सब कुछ बर्फ की चपेट में है। मनाली तक आने वाली कई सड़कें बंद हो गई हैं। मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी है। किन्नौर में भी पिछले 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसे देखने के बाद लोग हिमाचल की खूबसूरती की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर ओलावृष्टि और बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 4 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। भारी बर्फबारी के बाद मनाली के निकट रोहतांग में अटल सुरंग में यातायात को रोक दिया गया है और राज्य में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कुल 168 सड़कें बर्फबारी के चलते बंद हैं। बात है भारतीय नौसेना के शौर्य की, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। भारतीय नौसेना ने 23 पाकिस्तानी मछुआरों को एक ईरानी जहाज से बचाया है। न सिर्फ बचाया है बल्कि हमारी नौसेना ने अरब सागर में ईरानी नाव को अगवा करने वाले जो 9 समुद्री लुटेरे थे उन्हें भी धर दबोचा है। ये जो दिख रहे हैं ये पाकिस्तानी हैं और भारत के जयकारे लगा रहे हैं। इंडिया जिंदाबाद। ये 23 पाकिस्तानी नागरिक हैं जो पेशे से मछुआरे हैं। समंदर में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन खुद समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंस गए। फिर क्या? ये खबर समंदर के सिकंदर यानी भारतीय नौसेना को लगी और तब करीब 12 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद ये कामयाबी मिली। पाकिस्तान बोले इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडिया जिंदाबाद। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। अब इस तस्वीर को देखिए। जो पकड़े गए हैं वो समंदर के लुटेरे हैं जो सोमालिया के हैं और उसके पीछे है समंदर का शेर यानी भारतीय नौसैनिक। नौसेना ने कहा
विशेषज्ञ टीमों ने सभी 9 समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। उन्हें 2022 के समुद्री डकैती रोधी अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए भारत लाया जा रहा है। बता दें कि इंडियन नेवी इन दिनों अरब सागर में एक्शन मोड में है और समुद्री लुटेरों के लिए काल बन गए हैं। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर संजीव बालियान के काफिले पर पथराव हुआ। पथराव में जो गाड़ियां शामिल थी उसमें तोड़फोड़ की गई है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। देखिए इन तस्वीरों को, हंगामा मचा है, अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के गांव मढ़ करीमपुर की हैं, जहां संजीव बालियान अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। तभी उन पर कुछ युवकों ने पथराव करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से काफिले में शामिल गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, कई कार्यकर्ता घायल हो गए। घटना के बाद गांव में हंगामा खड़ा हो गया। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। पार्टी में दूसरों को बात करती है। ठीक, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कितने लोगों लगी चोट? कहीं क्या लगती है तो मैं भी नहीं ज़्यादा। बताया जा रहा है कि संजीव बालियान के काफिले पर हुए हमले में करीब 10 कार्यकर्ता घायल हुए और 15 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। हमले के बाद संजीव बालियान के समर्थक भी एक्टिव हो गए। पथराव करने वाले युवकों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावर खेतों के रास्ते फरार हो गए। और चलिए बात करेंगे शराब घोटाले की, जो आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रही है। जहां इस बार ईडी के रडार पर एक और मंत्री आम आदमी पार्टी के आ चुके हैं। उनका नाम है कैलाश गहलोत। जी, कैलाश गहलोत से ईडी ने पूछताछ की है। 5 घंटे तक तकरीबन शराब घोटाले को लेकर के सवाल जवाब होते रहे। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगला नंबर किसका है। तारीख 30 मार्च 2024, दिन शनिवार, वक्त 11:30 बजे। इस बार ईडी के दफ्तर पहुंचे कैलाश गहलोत और मामला है वही शराब घोटाला। जी हां, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के बाद अब कैलाश गहलोत से गहन पूछताछ हुई। ये तकरीबन 5 घंटे तक चली। ये सेकंड समन था। पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले। तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है, करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच चल रही है। आम आदमी पार्टी के टॉप 3 गिरफ्त में हैं। कैलाश गहलोत सरकार में सबसे वरिष्ठ और आला कमान के भरोसेमंद माने जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैलाश गहलोत पर ये शिकंजा कसा क्यों है। दरअसल इसकी वजह है विजय नायर, जिनको शराब घोटाले का सूत्रधार माना जाता है और वो जिस जगह पर रहते थे वो सरकारी आवास कैलाश गहलोत के नाम पर अलॉट था। सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे अलॉटेड है ना। मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी यही स्टेटमेंट था। और आज भी मेरा यही स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहाँ रह रहे या नहीं रह रहे, इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी। दरअसल कैलाश गहलोत उस मंत्री समूह का हिस्सा थे जिसने शराब नीति की योजना तैयार की और उसे लागू किया था। बता दें कि कैलाश गहलोत पर पहले से भी डीटीसी बसों की खरीद में घोटाले के आरोप लगे हैं। अक्सर तस्वीरें ऐसी आती रहती हैं चुनाव के वक्त, खास तौर पर कि जो नेता है वो वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाते हैं, पैसे भी बांटते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर से उल्टी तस्वीर नजर आई है। यहाँ नेताजी जो है वो वोट मांगने के लिए तो पहुंचे ही थे, साथ साथ चुनाव लड़ने के लिए नोट भी मांग रहे थे। कौन है ये नेताजी, देखिए जरा। हमें भैया वोट भी दो, नोट भी दो, 10 को नोट भी दो आप। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे माहौल भी रोमांचक हो रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव अपने अनोखे अंदाज में प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिनेश यादव जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं और वोट के साथ साथ नोट भी मांग रहे हैं।
जब मैं उनसे जनसंपर्क करने पहुंचा तो उन्होंने कोई परवाह किए और बगैर कोई शर्म किए या लिहाज किए उन्होंने कहा, दिनेश भैया, ये मोदी सरकार ने भले आपकी कांग्रेस के खाता सीज कर दिए हुए हैं, परंतु हमारी जेबें भरी हैं, आपको जो भी पैसा चुनाव में लगेगा हम देंगे। अभी तक प्रत्याशियों की तरफ से जनता को वोट के लिए पैसे देने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन जबलपुर में इसका उल्टा हो रहा है। दरअसल दिनेश यादव मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, लेकिन राजनीति में सालों से सक्रिय होने के कारण उनकी छवि एक राजनेता की है। हालांकि आर्थिक रूप से दिनेश यादव बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है। जनता के बीच पहुंच रहे दिनेश यादव का कहना है कि ये बात पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के सभी बैंक खाता सीज कर दिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी और प्रत्याशियों के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, लिहाजा वो वोटरों से वोट के साथ नोट की डिमांड भी कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। खासकर फर्स्ट फेज की वोटिंग जहां जहां होनी है वहां पुलिस जो है दबिश दे रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल मुरादाबाद पुलिस ने एक कॉलेज में अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां पर हथियार बनाए जा रहे थे अवैध तरीके से, उसका भंडाफोड़ किया है। यह एक्शन मुरादाबाद पुलिस की तरफ से लिया गया है, आपको दिखाते हैं। यूपी के मुरादाबाद में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी चेकिंग अभियान में पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दबिश के दौरान अवैध असलहा बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री ITI के बंद पड़े सरकारी दफ्तर में संचालित की जा रही थी। पुलिस के शिकंजे में आया संभल जिले के बनियाठेर थाने का रहने वाला उस्मान इस गिरोह का सरगना है, जिसके ऊपर यूपी के कई जिलों में लगभग 45 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुल 14 तमंचे बरामद किए हैं, जिसमें 11 तमंचे अध बने तमंचे, 3 तमंचे 315 बोर, 22 नाल 315 बोर और 12 कारतूस समेत अवैध असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही घटना में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।